नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं, जिनके माता-पिता का साया उनके बचपन में ही छूट गया था। हम बेहतर तरीके से ये जान सकते हैं कि जब किसी बच्चे के माता-पिता का साया छूट जाता है, तो उसे किन-किन चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ऐसी ही चुनौतियों और समस्या का सामना करते हुए ज़िंदगी की डगर पर पग-पग आगे बढ़ते हुए शासकीय बगडोना कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के पद तक का सफर तय करने वाले श्री प्रदीप पंदराम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इनके संघर्ष के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया कि आपके मम्मी-पापा बचपन में ही गुजर चुके थे, उनका निधन हो चुका था, तो निश्चित रूप से आप पे ना सिर्फ जवाबदारी आई होगी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार जीना है, कैसे मैनेज करना है, समस्याओं का सामना कैसे करना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है, एक लंबी संघर्ष की यात्रा आपकी निश्चित रूप से रही होगी। हम जानना चाहते हैं कि आपकी यात्रा कैसी रही? निश्चित रूप से सर, आपने यहाँ रूबरू बैतुलवाणी में मुझे यहाँ आमंत्रित करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए संदेश को, तो मेरे जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। बचपन से ही पापा का साया चला गया, उसके कुछ समय बाद माता का, और मेरी परवरिश जो हुई है, ग्राम लापाझिरी में मेरे मौसी के यहाँ पर मौसी के बेटे सरपंच रहे हैं श्री मनसाराम यवने जी, उनका भी देहांत हो गया है। उन्होंने मेरी परवरिश किए हैं और उस यवने परिवार ने मुझे ये जो गोद लिया है एक प्रकार से दत्तक पुत्र के रूप में, तो उनका मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और यहाँ आपके रूबरू बैतुलवाणी में हिस्सा लेने के लिए मुझे समय। मतलब कहीं न कहीं जो आपने इब्ने परिवार का जो ज़िक्र किया है, तो वो आपके पालक माता-पिता के रूप में उनने आपकी परवरिश करी है। जी। आपके शासकीय नौकरी में आने का अनुभव कैसा रहा? क्या-क्या आपने इसके लिए प्रयास किए? कितना टाइम आपको संघर्ष करने में लगा जब आपको सफलता मिली और शासकीय नौकरी हासिल हुई? जी, शासकीय नौकरी का मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी बहुत ऐसी तमन्ना नहीं थी, हसरत नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि 5 से 7 हज़ार मिल जाए, मेरा जीवन यापन हो जाए, मेरा परिवार सुखी रह जाए। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ, नवोदय के बाद में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में मैं 4 साल का बीए, बीएड कोर्स किया। उसके बाद फिर पड़ाव दर पड़ाव मुझे अपने मित्रगण और शिक्षकों का ऐसा साथ मिलते रहा, जिसके माध्यम से आगे फिर नेट क्लियर करने का मुझे एक अवसर मिला। तो नेट के बारे में जानना मुझे मुझे इतना बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है और ये पात्रता परीक्षा प्राप्त उत्तीर्ण होने के उपरांत ही ये जो सहायक प्राध्यापक का जो एमपीपीएससी हुआ, उसके माध्यम से ही हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बैतुलवाणी के माध्यम से कि जितने भी ग्रामीण बंधु हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि शासकीय सेवा में आना थोड़ा-सा कठिन लगता है, तो कठिन बिल्कुल नहीं है। आप डटे रहे, टिके रहे, यही मेरा एक सुझाव है और बहुत अच्छा सफ़र मेरा चल रहा है अभी शासकीय सेवा में आकर के। जी। प्रदीप जी, शासकीय बगडोना कॉलेज में आप सहायक प्रभारी है ना? प्राचार्य हैं, जी। प्रभारी प्राचार्य हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए हो। वर्तमान शिक्षा में और क्या सुधार होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है आपकी नज़र से? जी, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शिक्षा में तो काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आई है, निश्चित ही ये एक विद्यार्थी जीवन में एक नए पड़ावों को लेकर के आई है और
जिस प्रकार से हम पूर्व में देखते थे, एक मोनोटोनसली एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, उसमें रोज़गार के अवसरों की बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती थी। लेकिन आज जितने भी एनईपी में नवाचार हो रहे हैं, निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में बदलता स्वरूप मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत बारीकी से देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक 1-2 साल में ऐसे समय से भी गुज़रा हूँ कि मतलब अ, ये एनईपी नहीं आई थी। एनईपी तो 2021 के बाद ये बहुत बारीकी से हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व में और भी विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है और जो उनमें और अभी के विद्यार्थियों में ये परिवर्तन देखने को मिला है कि हर क्षेत्र में, हमारे सारनी क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी हैं, कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में वो रोज़गार प्राप्त किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर पुरानी शिक्षा से शिक्षा अर्जित किए, इन विद्यार्थियों में थोड़ा-सा मुझे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही सरकार और हमारी एक मंशा है कि इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में नवाचार ऐसे हो जो रोजगार परक हो और रोजगार उपलब्ध कराएँ, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे किसी शासकीय सेवा में रोजगार निर्माण। बहुत अच्छी बात बोली है प्रदीप जी आपने कि अगर बच्चा पढ़ रहा है और अगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे काम के लिए भटकना ना पड़े। आपका कहने का उद्देश्य ये है बिल्कुल, कि या तो उसे शासकीय स्तर पर रोजगार मिल जाए या वो शासकीय स्तर पे ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि वो अपना स्वरोजगार शुरू करके और अपने पैर पे खड़े होकर स्वावलंबी बन सके। बिल्कुल। आपके बारे में हमें एक चीज ये भी पता चली है कि जब-जब आपका जन्मदिन आता है हर साल, तो आप जी, पौधरोपण करते हैं। जी, तो ये पौधरोपण करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और अभी तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं? इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी सर। अ, दरअसल मेरा जो जन्मदिन आता है, वो 23 जून को आता है और 5 जून में जैसा कि अपन देखते हैं ये पर्यावरण दिवस विश्व है। पर्यावरण दिवस जी, आता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस और फिर मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र की सेवा, प्रकृति की सेवा करने के साथ-साथ हम कर सकते हैं। तो ये पहले से ही मैं कॉलेज एजुकेशन से मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ था और यहाँ प्रभार लेने के उपरांत मुझे वो ज़िम्मेदारी भी राष्ट्रीय सेवा योजना की मिली और उसको कोरिलेट करते हुए क्योंकि 23 जून के आसपास बारिश स्टार्ट हो जाती है किसी भी प्रकार से, तो मेरा ये एक ध्येय है कि पौधारोपण जब कई बार अपन गर्मियों में कर देते हैं या ऑफ सीजन में ऐसे कर देते हैं, पौधों की परवरिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे जन्मदिन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती है पर्यावरण के रूप में और पौधों को पालना बड़ा आसान हो जाता है। इस वजह से मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और मैं प्रतिवर्ष मेरा एक ध्येय होता है कि पूरे महाविद्यालय में एक अमृत वाटिका का निर्माण किया हूँ, जहाँ पर 200 से अधिक पौधे मेरे अभी जीवित पल चुके हैं, अभी नवाचार चल रहा बहुत है अच्छी उसमें। बात। इतना सुंदर काम आप कर रहे हो और जहाँ तक आपने बताया कि 23 तारीख का आपका जन्मदिन है, तो मानसून की बारिश भी 20 तारीख के बाद कभी भी हो जाती है। बिल्कुल, पहली बिल्कुल। बारिश जो है प्री मानसून कह लें हम जी, उसको, कि मानसून प्री मानसून जब आता है तो कहीं न कहीं बैतूल को भी भिगो के जाता है अपने जिले बिल्कुल, को। तो उस समय अगर अपन पौधरोपण करेंगे तो आने वाले समय में मानसून सक्रिय होता है और उनको पानी की प्रॉब्लम नहीं होती और पौधे 4 महीने में अच्छे से पल जाते हैं, उनकी पल जड़ें जाते मजबूत हो हैं। जाती हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रभारी प्राचार्य का पद भी संभाल रहे हैं, इसके साथ-साथ आप एनएसएस की भी बखूबी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और जी, लंबे समय तक आप इनसे जुड़े भी रहे हैं। जी। एनएसएस में क्या-क्या गतिविधियाँ होती है? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 इसमें और क्या नवाचार होना चाहिए? इसके जी, बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। तो सर राष्ट्रीय सेवा योजना की बात अगर करें तो युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये एक स्कीम है जो चलती है पूरे देश भर में ये स्कीम चलती है। तो इसमें जनरली हम समाज के हित में कुछ कार्य करते हैं, चाहे वो जागरूकता से संबंधित जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पौधारोपण। तो पौधारोपण ही नहीं बल्कि हमने जैसे कोविड-19 के समय में हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स ने मिल कर के
जो गोद ग्राम थे वहाँ पर मास्क का वितरण करना, निःशुल्क राशन वितरण करना, जहाँ पर कि एक फ़ोर्स की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, तो हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से हमने वो कार्य किया था और उसकी सराहना पूरे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुत तारीफ़ पूरे राष्ट्र स्तर पे हुई थी। इसी प्रकार से अभी इसके जो 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप होते हैं, तो महाविद्यालय का एक शिविर यहाँ ग्राम पांड्रा में ही लगा हुआ था और जिसमें बोरी बंधान जो किया था हम लोगों ने, तो वो बहुत ही प्रभावशाली रहा और लगभग 250 बोरियों से बोरी बंधान का काम किया। सोखते गड्ढे निर्मित किए, फिर वहाँ के कुछ बच्चों से रूबरू हुए हम, जिस प्रकार से आपका रूबरू बैतूल वानी है, इसी प्रकार से हम गाँव के बच्चों से रूबरू हुए। वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को बुलाएँ और जनप्रतिनिधियों के साथ में अधिकारी, कर्मचारी इन सभी को वहाँ एक मुकाम तक लेकर के गए जिससे कि ग्रामीण बच्चों में एक भावना होती है, लोगों में भी भावना होती है कि अधिकारियों से कैसे ट्रीट करें, कैसे बात करें, थोड़ा झिझक महसूस होती है। तो वो झिझक वहाँ हमने दूर करी और यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि प्रकृति संरक्षण में कुछ संदेश हमने ये राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से दिए। तो ये हमारे नवाचार हैं। वैसे तो ऐसा भी होता है कई जगह कि मतलब छोटा-सा काम हुआ उसको बढ़ा-चढ़ा करके बता दें, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने, ज़मीनी स्तर पे हमने प्रयास किया कि ये ऐसा होना चाहिए, लोगों को संदेश मिलना चाहिए। आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं और समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य भी निरंतर करते आ रहे हैं। जी। इसके साथ ही आपकी एक और खूबी है जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर जो है ना सिर्फ गाने का शौक है इनको बल्कि गाने लिखने का भी शौक है। यानी लेखन और गायन दोनों शौक है आपको। तो अभी तक आप कितने गाने लिख चुके हो? जी सर, लगभग 5 से 6 गाने मेरे हो चुके हैं और खुद ही ने लिखा भी हूँ और मेरी धर्मपत्नी है, उनसे ये प्रेरणा मिली और उन्हीं के नाम पे मन को गोंडी कलाकार चैनल करके वो उनका चल रहा है और इसमें मैं लिखता हूँ और गाता हूँ। इसमें प्रेरणा एक यहाँ जैसे मैंने अभी बताया था ग्राम पांड्रा में, तो पिछले वर्ष वहाँ पर ये कोया पुनेम का कार्यक्रम चला हुआ था। कोया पुनेम हमारे समाज का एक ऐसा जैसे भागवत कथा जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार से आदिवासी अंचल के लिए ये कोया पुनेम ये होता है। तो इसमें मुझे एक दायित्व दिया था, मंच संचालन और वो कार्यक्रम अ, व्यवस्था बनाने के लिए। उसमें 7 दिन का ये कार्यक्रम चला, 7 दिवस में मुझे पंडित जी से जो-जो सीखने को मिला, उसको लेकर के मैंने चंद लाइनें लिखा और वहीं से मेरी ये गायन के साथ-साथ ये जो लेखन है, ये इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। उसमें मैंने उनके सम्मान के लिए मैंने लिखा था अनि सेवा जोहार ये ना सेवा जोहार पड़ा पीन दंदीवन सेवा जोहार जय सेवा जोहार ये ना सेवा जोहार पड़ा पेन दंदीवन सेवा जोहार। तो ये गाना पूरे जो हमारे यहाँ भूमिका संघ में बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ। अभी कचारगढ़ मेला में बहुत ज़्यादा उसकी सराहना हुई। उससे प्रेरित होकर के फिर मैंने और भी जिस प्रकार से आजकल की घटनाएँ चलती हैं, उन घटनाओं पर आधारित मैंने कुछ गीत मैंने और लिखे हैं। जैसे विदाई सॉन्ग एक लिखा था मैंने, तो उसमें कि एक बेटी अपने पिता को छोड़ कर के अपने ससुराल जा ससुराल रहे हैं। जाती है। जी, थोड़ा लंबा तो सुनाइएगा। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल पिता के अरमान हैं, वो बता रहा है, कह रहा है अपनी पुत्री से, जी। "अनि सुनो किसी इमारो ने छोटी बाई बेगाह लाती हो, सुनो किसी इमारो ने छोटी बाई बेगाह लाती हो। बेगाहंदा लाती हो छोटी बाई बेगाहंदा लाती हो पढ़े लिखे किसी दाऊ इम्मा बड़े कीती निवालाज पगड़ी ता इर्सिया ना ताकी
पढ़े लिखे किसी दाऊ इम्मा बड़े कीती नीवा लाज पगड़ी ता इर्सिया नाता की नीवा सर्री ताकीरो दाऊ अना नीवा सर्री ताकीरो। जी बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से जैसे गोंडी तो मुझे आती नहीं है, जी लेकिन आपका जो भाव था जी गाने का, भाषा समझ में नहीं आती लेकिन भाव समझ में भाव समझ में किसी का भी आ जाता है। जी अक्सर ये कहा भी जाता है। हाँ तो शायद ये बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, जी जी है ना? ये थोड़ा इस भाव भाव वही है। भाव इसी टाइप के जी मतलब जो मुझे लगे कि जी इसी टाइप के भाव हो सकते हैं। इसमें थोड़ा ये कहना चाहूंगा मैं, भाव के साथ में कुछ भावनाएं ऐसी कि आज समाज में हम बेटी को मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल लेकर के कहाँ बात कर रही, किधर जा रही, हाँ, कई बार हमको उसका ध्यान नहीं होता है और कई बार हमारी जिम्मेदारी से हम विमुड़ हो जाते हैं, कई बार बच्चा वो गलत भटक रास्ते पे जाता चला है। जाता है। तो उस हिसाब से ये देखा कि बच्ची ये बोल रहे हैं कि आपने जो संस्कार दिए, जो परवरिश दिए हैं, हुँ, बिल्कुल उस राह में मैं चल रही हूँ। चलूँगी। जी, और एक और छोटा-सा गाना नहीं, नहीं, एक छोटा-सा नहीं, आप जो-जो गाने गा सकते हो ना जी, सर, जी, बिल्कुल गा-गा के सुनाइए, जी। है ना? बिल्कुल सुनाइए। तो एक अभी हाल ही में घटनाएँ बहुत ज़्यादा ऐसी देखने को मिल रही है, हुँ, हुँ। जो अ, अभी एक केस हुआ था राजा सूर्यवंशी जो इंदौर की जो घटना है, हुँ, हुँ। वो कुछ ज़्यादा फ़ेमस हुई थी और उस दौर में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी चली थी जिसमें कि कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं। हुँ, किसी का मर्डर कर रहा है, किसी ये ऐसी बहुत असामाजिक घटनाएँ ये जी। हो रही। हुँ, उस पर आधारित मैंने लिखा कि तू ले ले मेरी जान, तू ले ले मेरी जान, मैं दे दूँ मेरी जान, इश्क है फरेबी मेरी जान, इश्क है फरेबी मेरी जान, बड़ मिन्नतों से पाला माने, पापा का मैं था गुरूर, बड़ मिन्नतों से पाला माने, पापा का मैं था गुरूर, बता उनका क्या कसूर, बता उनका क्या कसूर, तू ले ले मेरी जान, मैं दे दूँ मेरी जान, इश्क है फरेबी मेरी जान। फिर ये लड़की के लिए कि आज ये जो प्रेम मोहब्बत कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एक मर्यादा में हो, सामने वाले की भावनाओं को लेकर के चले तो वो उस पर आधारित मैंने ये लिखा कि एक प्रेमी की क्या स्थिति थी हुँ, हुँ। और क्यों उसके साथ में ये घटना घटित होती है, जिसके लिए वो कोई कसूरवार भी नहीं जी, होता है। जी, जी। तो वो कहता है, हुँ, मैंने मान लिया था तुझको मेरी जान से भी ज़्यादा, मैंने मान लिया था तुझको मेरी जान से भी ज़्यादा, मैं जान नहीं पाया मेरी जान के कितने जान, बता मेरा क्या कसूर, बता मेरा क्या कसूर, तू ले ले मेरी जान, मैं दे दूँ मेरी जान, इश्क है फरेबी मेरी जान। बहुत जी, शानदार गुरु, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। थैंक यू। इसमें अच्छी बात ये है प्रदीप जी कि आपने गीत तो गाए हैं लेकिन इनके जो बोल आपने लिखे हैं, जी, ये हार्ट टचिंग टाइप के हैं पूरे। जी, जी, मतलब लग रहा है कि भले भाषा मैंने क्या बोला कि भले भाषा समझ में नहीं आए, लेकिन जी, भाव आदमी के समझ भाव में आते हैं। और कोई ऐसा गीत जो आप गाना चाहेंगे हमारे साथ में, बिल्कुल, सुनाना बिल्कुल। चाहेंगे बिल्कुल? एक ट्रेडिशन पे ही मतलब जी। आदिवासी संस्कृति पर आधारित है कि जैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि शादी के पहले मंडा जी। होता है, मंडे में फिर वो मुंडा लगाते हैं। हुँ। लड़के की अगर शादी है तो वो मुंडा डालते हैं। फिर उन्हीं के मतलब दोनों के मतलब थोड़ा-सा अ, ऐसा गीत है हुँ। जो
संस्कार, संस्कृति और नाच गाने दोनों को साथ में मिश्रण करते हुए जी। चलता है। तो इसमें लिखा हूँ, लीलो आकी आयता हो सांगो यार, लीलो आकी आयता, धड़क धड़क दिल धड़के मायता हो सांगो, लीलो आकी आयता यार, लीलो ओहो लीलो आहा, लीलो आकी आयता हो सांगो यार, लीलो आकी आयता, लीलो आकी आयता हो सांगो यार, लीलो आकी आयता, नाड़ीता मंडा मंडा ते मुंडा, ढोल बजे माता प्यारो यार, नाड़ीता मंडा मंडा ते मुंडा, ढोल बजे माता प्यारो यार, लीलो ओहो लीलो आहा, लीलो आकी आयता हो सांगो यार, लीलो आकी आयता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया। थैंक यू। प्रदीप जी, ये बताएं अब आप कि जैसे आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया था कि आपके मदर फादर का जब निधन हुआ था, जी। तो आपने बताया था इवने जी ने आपको एक तरीके से गोद ले लिया था। जी। अपने संघर्ष की कुछ यात्राएं बताइए ना, कि जो आपका ये पॉडकास्ट देखेगा, जी। अगर भगवान ना करे, अगर वो भी आपके जैसा अगर उसका भी बचपन होगा, तो उसको एक संबल मिले, एक हिम्मत मिले कि जब प्रदीप सर ऐसा कर सकते हैं इतनी मुसीबतों के बावजूद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। इस दौरान, आपकी संघर्ष की यात्रा के दौरान जिन जिन ने आपको सपोर्ट किया, जी। आप उनके भी नाम लीजिए, खुल के लीजिए, ताकि जब वो पॉडकास्ट वो लोग भी देखेंगे तो जी। उनको ये लगेगा कि यार प्रदीप जो है हमें आज तक भूले नहीं, जी। है ना। जी। बताइए आपकी याद। बिल्कुल। तो मैं वैसे तो मैंने पापा को तो मैंने देखा भी नहीं था, जी। मैं इतना छोटा था। माता को देखा, लेकिन कई ऐसी जो पारिवारिक या सामाजिक ऐसे प्रचलन होते हैं, तो उस हिसाब से वो दूर हो गए हमको छोड़ कर के, बहुत जी। छोटा-सा था। और फिर हम 8 भाई-बहन लोग, जी। और उसमें सबसे छोटा मैं, और इतने लोगों को पालन-पोषण करना, कहीं न कहीं हमारे जो बड़े भैया हैं, दीदी हैं, वो लोग सक्षम नहीं थे। और ये परिस्थितियों को देखते हुए हमारी जो मौसी हमारे घर से हमें उठा करके लेके चले गए लापाझेरी। और वहीं से हमारी जर्नी, हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मेरा एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा। तो हमारी भाभी जी हैं, श्रीमती शिमला इवने जी, ये उसी स्कूल की टीचर हैं, और उन्होंने मेरा दाखिला उस ईजीएस शाला गौलीढाना में मेरा दाखिला करवा देते हैं। और वहीं से मेरा बचपन का नाम तो वैसे गाँव में सोनू कहते थे, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो नामकरण संस्कार भी हमारे भैया और भाभी ने ही किया। मेरी भाभी ने ही, मुझे स्कूल में जाके पता होता है कि मेरा नाम एक्चुअल में प्रदीप रखा हुआ है, प्रदीप है। मैं अपना नाम भी नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ से हमारी जर्नी धीरे-धीरे ये चल पड़ती है। और जिस प्रकार से थोड़ा एजुकेशन में वैसे तो साय रहता था बहुत ज़्यादा किसी से बोलना-चालना, क्योंकि नई परिस्थिति में हम गए हुए हैं। सही बात। तो वहाँ के बच्चों से रूबरू होना थोड़ा-सा चैलेंजिंग काम था। लेकिन धीरे-धीरे जब प्रतिभाएँ निखरने लगी, जब पढ़ाई में थोड़ा ठीक-ठाक आने लग गए, अव्वल आने लग गए धीरे से, फिर हमारे जो वहीं के प्राइमरी टीचर हैं, हमारे मेरे जीवन का एक मूल आधार ये कहना चाहिए कि मैं जितना संस्कार, जितने गुण वो छुपे हुए हैं, मंच संचालन और ये सारी चीज़ें में देखने को मिलता है, तो वो कहीं न कहीं मेरे गुरु श्री धनराज रावते जी ईजीएस शाला में उस समय इन्हें महज़ ₹1000 मिलता था महीने का। इसमें इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाए, मुझे ही नहीं, मेरे साथ के और भी बच्चे। तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने सुबह 8 बजे से जाकर के 11 बजे तक हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर वापस घर आते थे, भोजन-वोजन करके फिर वापस जाते थे। तो ये एक व्यक्ति के जीवन में ऑलरेडी संघर्ष इतना ज़्यादा हुआ है। उनका उनके बच्चे हैं, उनका घर परिवार है, उनके साथ-साथ में इतने चैलेंज लेकर के हमको एक्स्ट्रा में, आजकल तो जगह-जगह पे ये हो जाता है कि जी, पैसे दो। ट्यूशन बिल्कुल।
तो व्यावसायीकरण वैसा ही वहाँ पर करना। नहीं देखने को मिला और उस व्यक्तित्व से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और साथ ही मेरे जो भैया हैं, मनसाराम यूने जी, उनका देहांत हो चुका है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हीं ने अभी आप बात कर रहे थे एक पर्स से उठा करके और हाँ, कहा जी। चाँद तारे दिखा दिए उसको। वो काम मेरे भैया ने श्री मनसाराम यूने, वहाँ छोटू यूने, संतलाल यूने, रामकिशोर यूने, ये कौन मौसिया ये जी थे? मौसी मौसी के बेटे लोग हैं ये। अच्छा, मौसी के बेटे। और मेरी परवरिश पूरी उन्हीं ने उन्हीं बिल्कुल हमारे उनके बेटे हो हाँ, उस रूप में मुझे किए और ये उनके लिए मैं आज ये तहे दिल से कहना चाहूँगा कि एक पराया व्यक्ति हुँ, मैंने जीवन में आगे जैसे बढ़ते रहा कई दुःख दर्द मैंने सहे हैं, जी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा हुँ, और एक बुक लिखना चाहा हूँ लेकिन अब देखो कब तक हो आत्मकथा टाइप हाँ, की। तो उसमें मैं एक अपने संघर्ष की गाथा हुँ, अपने पराए, पराए अपने, अपने हाँ। ये एक थीम पे से मैं हुँ, करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे अपने अपने नहीं रहे और पराए अपने हो अपने गए। हो गए। आज मेरे जीवन में जितने भी मेरे दोस्त यार जितने अभी मेरा मित्र प्रशांत उइके, हुँ, उनके दोनों पैर टूटे हुए हैं। जी, जी। इन्होंने मेरे जीवन के संघर्ष में हुँ, बहुत एक मिसाल रखी है उन्होंने, वो साथ में आया भी हुआ जी, है। जी। उसका एक्सीडेंट होता है, हाँ, दोनों पैर टूटे हुए हैं और 3-4 जगह से टूटा हुआ है। ऐसे मित्र अगर किसी के जीवन में हो, हुँ, तो वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। साथ ही मेरी जो बहनें हैं, हुँ, एक दौर ऐसा था हुँ, जब घर से निकलना पड़ रहा। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के चलते घर से जब मैं बाहर हो रहा हूँ, उस स्थिति में मुझे वास्तव में जो केयरिंग घर से मिलनी चाहिए थी, वो हमारी दीदी, बड़ी दीदी लक्ष्मी परते, जीजाजी हमारे बीरज परते, बहुत सीधे-साधे, अनपढ़ हैं, हुँ, लेकिन भावनात्मक रूप से वो उन्होंने मेरी परवरिश ये वास्तव में जब ये तैयारी कर रहा था मैं पीएससी की, हुँ। उस पीएससी की तैयारी में उन्होंने बहुत अमूल्य मदद योगदान मदद भी बहुत करी जी, आप। ठीक इसी प्रकार से एक हमारे संपत वरकड़े जी हैं, हुँ, वो हमारे मौसी के दामाद मतलब जीजाजी ही है वो भी। हुँ, उनका भी अमूल्य योगदान मेरे जीवन में ये रहा और उसके साथ-साथ मेरे जो गुरु हुँ, जितने मिले, एक चौधरी सर यहीं बैतूल के निवास रहते हैं और एक टेकाम सर हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, यूनिवर्सिटी में। जी, जी। मतलब उस व्यक्तित्व ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि 2 साल में जहाँ एक व्यक्ति ने हुँ, एक लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया, हुँ, वो लक्ष्य बना करके हुँ, और कहाँ पीएससी और ये सब कुछ वो उस पड़ाव तक लेकर के जाने हुँ, में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सीनियर मधुकर इटेवार जी, हमारे मित्र हैं दिलीप भिलाला जी, हुँ, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और फिर बाकी पूरी प्रकृति तो चल ही रही है, दुआओं से। कहीं न कहीं आपकी जो संघर्ष की यात्रा में ऐसा कोई पल आया कि आपको ये लगा हो कि वाक़ई में आज मेरे माता-पिता होते, तो मुझे ऐसी चीज़ मिल जाती या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती, जो कि मेरे माता-पिता के नहीं होने पे मैं बचपन नहीं जी पाया। बिल्कुल, कभी महसूस हुआ ऐसा? ऐसा तो हर दम, हर पल ऐसा लगता था। जब नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ तो देखने के लिए पेरेंट गार्जियन आते रहते थे लेकिन पहली बार में मैं जहाँ हर हफ्ते हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं आता था। और उस समय ऐसा दर्द महसूस होता था काश मेरे माता-पिता भी होते तो मुझसे भी मिलने मिलने के लिए आते। आते, कुछ तो ये करते। लेकिन हमारे भैया-भाभी ये गए लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारी कई ऐसी होती थी और बिल्कुल उस वजह से वो सही बात है। बिल्कुल। और फिर दूसरी सोच उनकी कि बार-बार जाने से हो हुँ, सकता है डिस्ट्रैक्शन बच्चे के साथ में हुँ, हो जाए। हुँ। तो उनकी ज़िम्मेदारी तो उन्होंने निभाया लेकिन कभी कुछ हद तक ऐसी बातें आती हैं जीवन एहसास में, होता था। एहसास होता है। जैसे जी, आपने बताया कि आपके जीजी और जिया जी, परते जी का आपने नाम लिया कि जी, भले वो अशिक्षित थे,
जी, लेकिन उन्होंने आपको शिक्षित करने के लिए एमपीपीएससी जैसी परीक्षा फाइट करने के लिए पूरी जान लगा दी अपने तरफ बिल्कुल, से। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि डिग्री के आगे, डिग्री एक अपनी जगह, लेकिन अनुभव के आगे डिग्री भी फेल होती है। फेल, वो बेहतर है कि अशिक्षित थे। जी, हो सकता है शायद शिक्षित रहते तो आपकी इतनी मदद नहीं कर नहीं पाते। मैं इस उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि ऐसे शिक्षित लोगों की कमी नहीं है जो अपनों को घर से निकालने में तनिक भी गुरेज नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप ग्रामीण अंचलों से आते हैं, आप आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए प्रदीप जी क्या जी, करना चाहिए? आप क्या टिप्स देना चाहोगे उनको? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्रामीण अंचल में जनरली अभी मैं देख पाता हूँ तो शिक्षा का स्तर जितना हम इधर बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट की और ये नामांकन की बढ़ाना है, ये करना है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जब जाते हैं तो वो मैं देख पाता हूँ कि एक बच्चा बड़े मुश्किल से ग्रेजुएशन कर पा रहा है। और अगर हम पीएससी, एमपीपीएससी इनकी अगर बात करते हैं, अच्छे जॉब की बात करते हैं, तो कम से कम अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करते हुए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बच्चा यहाँ पर एक तो शिक्षा की मैं बुराई भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई जगह हमारी एक भूल हो जाती है, हम वो दायित्व नहीं निभा पाते हैं कि बच्चा जब 11th-12th या 12वीं के पहले-पहले तक बच्चे में ये डिसीज़न लेने की क्षमता निर्मित हो जाए कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। बच्चा जब कॉलेज में हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, उनको 3rd ईयर तक भी अगर पूछें, तो उनके पास में वो जवाब नहीं कोई होता। विजन ही नहीं है। विज़न नहीं। तो ये विज़न होना बहुत ज़रूरी है और उस विज़न के साथ में फिर डटे रहना और अड़े रहना एक संकल्प के साथ में क्योंकि परिस्थितियाँ तो बनी ही इसीलिए होती हैं आपको विचलित करने के लिए, लेकिन विचलित होना नहीं होना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपका एक ऐसा गुरु हो जो कि आपको हर स्थिति से उबार सके। मैं कुछ बच्चों का नाम तो अभी मैं नहीं बताऊँगा, जिस दिन सफल होंगे तो वो सफलता अपने आप दिखेगी, लेकिन ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिनके जिनकी परवरिश करने के लिए कुछ योगदान देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक शिक्षक के रूप में जी। आपका सबसे यादगार अनुभव कौन-सा रहा? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। मैं जैसे 2017 में मैं एमए पास आउट हुआ हूँ और पास आउट होने के बाद फिर इसमें अतिथि विद्वान में मेरा सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि उसी बीच में पीजी करते-करते मेरा सेट निकल जाता, सेट के आधार पे मैं अतिथि विद्वान इसमें आ जाता हूँ। तो अतिथि विद्वान में घोड़ा डोंगरी में मैं पढ़ाने जाता था, तो बच्चे जो है ना, मेरे से बड़े ज़्यादा, हुँ, मैं छोटा-सा। तो बहुत ज़्यादा कभी अपन जिस गली से जाना है, रास्ते से जाना है अ, हँसना, हुटिंग करते थे। हुटिंग करना ये बच्चा ये हाँ, पढ़ाने के लिए आ हाँ, गया है, ये जो भी है उनकी मानसिकता। जी। लेकिन आज जब वो देखते हैं कि आज वो खुद ही बोलते हैं कि सर आज आपके सामने खड़े होने की हाँ, इच्छा नहीं इच्छा होती नहीं है और होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो अ, अपने इस प्रोफ़ेशन में एक ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ जैसे मैं अतिथि विद्वान में था, एक किराए के मकान में वहाँ पर भी मेरे एक शिक्षक वर्मा जी, हुँ, उनके साथ में बहुत ज़्यादा बहुत बुजुर्ग थे, रिटायर्ड व्यक्ति, तो उनके साथ में बातें-चीतें करना, भविष्य के प्रति चिंतन करना, हुँ, ये वहीं से जुड़ा हुआ था और वहीं से मतलब प्रेरणा भी मिलती गई कि और कैसे पढ़ाई करना है, एक छोटे से कमरे में कैद होकर के पूरे समय आपको हुँ, हुँ, 16-17 घंटे आपको पढ़ना है, जी। क्योंकि मेन पड़ाव आ चुका है आपकी परीक्षा का दौर आ ही चुका है। हुँ, तो उसमें बच्चों को भी पढ़ाना, फिर खुद को पढ़ाना, ये बहुत चैलेंजिंग तो टास्क था लेकिन बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते मैं पढ़ लिया, ये अच्छी बात रही। जैसे पढ़ाई की अब बात चल रही है, जी, तो दिल की बात भी कर ही लेते हैं। जी, 2 चीज़ है, एक ये होता है कि टीचर क्लास में आते हैं, जी, सॉरी जी, आते हैं। कोई भी एक चैप्टर खोला, उनने पूछा, सामने के जो रो में बैठते हैं,
वो ये बोल देते हैं हाँ सर मालूम है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगर मान लो 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 45 को वो चीज समझ में आई या नहीं आई, इससे टीचर को कोई लेना देना नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि अगर टीचर बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करे तो बच्चे के समझ में आ सकता है। अगर बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में कोई ना कोई खामी रह गई है। आप किस तकनीक को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? बिल्कुल। तो ये सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये रहता है कि जैसे स्टार्टिंग सेशन में मैं सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स आपने लिया क्यों? उसका पर्पस क्या है? और वो पर्पस अगर पता है तो धीरे से फिर हम क्वेश्चन करें कि अर्थशास्त्र क्या है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है या फॉरेन ट्रेड क्या है, ये कुछ-कुछ चीज़ें अपन ये पूछ लेते हैं। लेकिन अगर इन जनरल की अगर बात करें, कोई सेशन चल रहा है, तो कुछ घटनाक्रम को मैं लेकर के जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ घटना ऐसी है और उस घटना के साथ में उस क्लास को एंगेज करना। उस घटना के साथ उसको जोड़ करके चलना, तो और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन्स उनसे करना हम्म, कि बेटा हम्म, आपने इस टॉपिक के बारे में जाना है? हम्म, अगर जाना है तो कुछ आपने क्या सोचा और क्या आपका विवेक कहता है, हम्म। उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ से फिर मैं अपना जो डेप्थनेस है वो लेकर के ऊपर चलता हूँ। तो फिर समझाने का प्रयास जी। कर। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर आने से बच्चों का भटकाव पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। ये वापस इनका फ़ोकस पढ़ाई पे हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो बहुत कठिन सवाल ऐसा लगा लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है और जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये भी एक मान के चलें कि वो उसका अगर उपयोग आपने सही किया है, तो वो आपका जीवन बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग किया है, तो ये कहना बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि गलत ही हो रहा है क्योंकि कोविड-19 में एहसान मानना चाहिए कि उसने हुँ, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया और उसमें कई हाँ, आईपीएस अधिकारी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो लोग ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अभी बहुत सारी क्लासेस चल भी रही हैं, हुँ, तो वो गलत नहीं है, हुँ। लेकिन उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, बच्चा कैसे कर रहा है, इस पे नज़र रखने की उसमें ज़रूरत है। हमें भी, माता-पिता को भी और पूरे संपूर्ण समाज को आज छोटे-छोटे बच्चे साइकोलॉजी उनकी इतनी गलत होते जा रही है, बहुत सुसाइड केस और ये सारी केसेस, वो कहीं न कहीं वो डिप्रेशन के कारण हुँ, और वो देखने के एजुकेशन तो ले नहीं रहा, हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर रहा है और उसके कारण आगे जाके वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और सम समाज में एक प्रकार से गलत प्रभाव पड़ रहा है और उससे भी। प्रदीप पंद्राम जी, आपने अपने संघर्ष की और सफलता की दोनों यात्रा बैतुल वाणी के कार्यक्रम में बयाँ की। हमें उम्मीद है पूरी कि आपकी जो यात्रा रही है दर्शकों को बेहद पसंद आएगी। आप आए, आपने समय दिया और पूरी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा आपके रूबरू बैतुल वाणी के लिए और सभी दर्शकों के लिए आपने सुना। धन्यवाद।